तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के बारे में। गांधी युग को हम देखेंगे तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लगभग 19 वर्ष की आयु में लंदन चले गए थे और लंदन से पढ़ाई करने के फलस्वरूप इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जा कर के अपना सबसे पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया। और वहीं दक्षिण अफ्रीका में ही पहला आंदोलन, देखिए पहला आंदोलन गांधी जी ने अपने जीवन का पहला जो आंदोलन किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म की क्या की थी, स्थापना की थी। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी से। तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा गांधी जी के लिए 2 सुझाव दिए गए। एक तो इलेक्शन के दौरान लिखित पुस्तक के बारे में बताया गया और दूसरा टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में बताया गया। तो जो इलेक्शन की जो पुस्तक थी, इलेक्शन की पुस्तक के बारे में भूख हड़ताल पर जोर दिया गया था। वहीं यदि हम बात करें टॉल्स्टॉय की पुस्तक के ऊपर, तो टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है उस पर अहिंसात्मक आंदोलन के ऊपर जोर दिया गया था। तो गांधी जी यहाँ पर 2 चीज़ें अच्छे से सीख चुके थे कि एक तो मुझे भूख हड़ताल करनी है और दूसरा जो आंदोलन करना है वो अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा जो फॉर्म स्थापित किया था उसका नाम क्या है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। अब जब गांधी जी लौट कर आते हैं भारत, तो भारत 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी भारत लौट कर के आते हैं। 9 जनवरी को जब गांधी जी लौट कर के भारत आते हैं सन 1915 को, इसी कारण भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो हमारे भारतीय बाहर हैं वो 9 जनवरी को अपने भारत में लौट कर के आए, इसके लिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। 1915 से लेकर के 1916 तक गांधी जी 1 साल तक गांधी जी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। इसके बाद 1916 में गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन, यहाँ से इनके जो आंदोलन थे वो यहीं से स्टार्ट हो गए थे। चंपारण आंदोलन, पहला जो आंदोलन है गांधी जी का भारत में उसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। चंपारण आंदोलन जो था वो 3 कठिया पद्धति पर लागू था, यानी 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। क्या है कि जो अंग्रेज थे वो 3% भाग पर, यानी सीधा से हम कह सकते हैं कि जो किसान थे, भारतीय किसान थे, उनमें जितनी भी उनकी भूमि थी उनके 3%, उसकी 3% जगह पर नील की खेती को करना अनिवार्य था। और हकीकत ये है कि जहाँ नील की खेती होती थी वो जो स्थान था वो टोटल बंजर हो जाता था। उस स्थान पर फिर से किसी भी प्रकार का कोई भी कृषि से संबंधित कार्य नहीं किया जा सकता था। तो सबसे पहले गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया, जिसमें 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन किया गया और 1918 में मील मजदूर आंदोलन किया गया। ये आंदोलन गांधी जी के बहुत ही फेमस आंदोलन हुए हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, 1919 में एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दे दिया गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट में था कि कोई भी यदि भारतीय जो थे, जो नेता थे आज़ादी की मांग करने वाले, यदि किसी भी प्रकार से वो आज़ादी की मांग करते हुए कहीं पर भी पाए जाते हैं तो उनको सीधा ही उठा कर के बिना उनके ऊपर मुकदमा चलाए उनको सीधे ही जेल में डाल लिया जाता था। तो गांधी जी इसको नाम दे दिया गया रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट को काला कानून नाम दे दिया गांधी जी के द्वारा। और जो रॉलेट एक्ट था इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। अब इसी के विरोध में क्या है, कुछ सभाएं चल रही थीं। तो जो प्रसिद्ध नेता जो थे
डॉक्टर शेफुद्दीन केचलू साहब, और इनके साथ एक और साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये प्रसिद्ध नेता थे। तो इनके विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को जो जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में, उसमें आम सभा चल रही थी। तो इसके विरोध में क्या किया गया, जो जनरल ओ डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में बिना किसी आदेश के ही निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई, जिससे कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। अब इसको उजागर करने के लिए, या फिर यूँ समझें कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ, इस हत्याकांड के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसको हम हंटर कमीशन आयोग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से फिर हम देखेंगे आगे, तो गांधी जी फिर देखें तो 1920 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन का मतलब था कि गांधी जी का कहना था कि हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का कोई भी सहयोग नहीं करना है। असहयोग माने सहयोग नहीं करना है। तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब इसी के विरोध में क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी नामक एक स्थान है, उस चोरा चोरी नामक स्थान पर जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई। उस पुलिस थाने में देखें फरवरी 1922 की बात है, और चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी जो भीड़ थी, उस आंदोलनकारी भीड़ ने क्या किया, थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी थाने से जल करके राख हो गए। अब इसी से हताश होकर के 1922 में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था, चोरा चोरी कांड से हताश होकर के गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। अब वहीं 1924 में यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से बनता है। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब इसको ऐसे ही यदि चले तो लगभग 5-6 साल का यहाँ पर गैप था, थोड़ा गांधी जी शांत रहे, आराम करते रहे। उसके बाद गांधी जी ने फिर से 1930 में जो नमक कानून है, नमक कानून को तोड़ने के लिए सन 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया। दांडी मार्च यदि हम देखें तो 12 मार्च से आपका ये स्टार्ट हुआ था, और 12 मार्च से जब दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था तो उस समय गांधी जी के साथ लगभग 78 यानी 78 व्यक्ति साथ में थे। और जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला था तो 78 से ये आंदोलनकारी भीड़ स्टार्ट हुई थी। और जब गांधी जी गुजरात में पहुंच कर के नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल को, तो उस समय 6 अप्रैल 1930 को, तो उस समय लगभग गांधी जी के पीछे 20,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। तो वहीं से लेकर के गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से ही वहीं से ही तुरंत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय माने विनय पूर्वक, एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया 6 अप्रैल 1930 से। अब इसी समय क्या है, लंदन में क्या है, मैकडोनाल्ड जो थे प्रधानमंत्री लंदन के, उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन चालू हुए थे। तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में इरविन, उस समय जो भारत में यदि हम देखें तो इरविन ये सब स्थितियों को देख रहा था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर के इस भीड़ को अपने साथ आगे बढ़ाया। और वहीं गांधी जी के 1930 वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने के कारण इरविन के पास जानकारी आती है मैकडोनाल्ड के द्वारा कि आप गांधी जी को भेजिए, क्योंकि गांधी जी की कांग्रेस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा चलती थी। तो गांधी जी जाने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी ने क्या किया, फिर 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। तो गांधी जी ने अपनी इरविन के सामने
कुछ 11 सूत्रीय मांग रख दी, कुछ सूत्र माने कुछ मांगे रख दी। उन मांगों को गांधी जी को इरविन को मानना पड़ा और फिर गांधी जी 1931 में लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। अब यहीं पर यदि हम बात करें तो 1931 में ही यहाँ पर गांधी जी के द्वारा उन शर्तों में ये भी बताया गया था कि जो हमारे राजनीतिक क्रांतिकारी हैं, इरविन से कहा गया था कि जो भी राजनीतिक क्रांतिकारी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो जो इरविन थे उन्होंने कहा था कि ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसी के बाद गांधी जी लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लेने के लिए गए थे। और उसके बाद आप जानते ही हैं भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और गांधी जी ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1931 में ही जो हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब यदि हम बात करें तो 1931 के बाद गांधी जी आए। 24 सितंबर 1932 का टाइम है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो दलितों के लिए अलग से कानून की मांग कर रहे थे, या अलग से कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मांग की जा रही थी। तो वहाँ पर गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में बातचीत होकर के जो दलित समाज था उस वक्त का, उसको जो उनका जो आरक्षण था उस आरक्षण को लेकर के उसमें वृद्धि की गई थी, जो आज तक अपना चला रहा है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य में हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था। वहीं यदि बात की जाए तो फिर 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया। माननीय गांधी जी के द्वारा बताया गया कि हर व्यक्ति को अलग अलग होकर के आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया और फिर 1942 में 8 अगस्त 1942 को यदि हम यहाँ पर देखें तो 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर मांग होने लगी और 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। वहीं यदि हम बात करें तो 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी गई। तो जो रेड क्लिफ के द्वारा एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से एक देश बनाया गया। यदि हम देखें तो जो पूर्वी पाकिस्तान है उसे अभी हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब यदि हम देखें तो जो भूमि पाकिस्तान के पास चली गई थी, बंटवारे के बाद जो भूमि पाकिस्तान के पास चली गई थी, उस भूमि का लगभग 500 करोड़ जो टैक्स था, 500 करोड़ के आसपास जो टैक्स था, उस टैक्स की मांग पाकिस्तान वालों ने की, यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके द्वारा की गई। उस टैक्स को देने के विरोध में ही नाथूराम गोडसे जो हैं वो थे। और वैसे यदि हम देखें तो जब भूमि उनको दे दी गई थी उसके पहले का जो टैक्स था, तो वो टैक्स जिसके पास भूमि है उसी को दिया जाना चाहिए था। ये कुछ बात नाथूराम गोडसे को नहीं जमी और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो हम 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।